वीर, मैंने सुना है कि तुम गांव जा रहे हो। वीर के दोस्त महेंद्र ने वीर से कहा। हाँ यार, सुबह मासा का फोन आया था, दादी सा की तबीयत खराब है इसलिए गांव जा रहा हूँ। हे वीर ने कहा। तब महेंद्र बोला, लेकिन वीर, तुम्हारी दादी सा और माँ, तुम्हारे घर वाले तो यही चाहते थे ना कि तुम कभी गाँव भी ना आओ। पता नहीं यार क्यों दादी सा मासा मुझे गाँव में रुकने नहीं देना चाहते। पूरे 4 साल हो गए मुझे गाँव गए हुए। हर बार जाने का मन करता है, अपने परिवार के साथ रहने का मन करता है, अपने चचेरे भाई जय और विनय के साथ भी रहने का मन करता है। और मेरी छोटी बहन वीरा बहुत याद आती है, उसके साथ रहने का मन करता है, लेकिन क्या करूं यार। कहते हुए भी वीर की आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर मुस्कान। पता है वीर, फिर बोला, 12 साल होने के बाद दादी सा और मासा मुझे कभी गांव में रुकने ही नहीं देना चाहते थे। जाता तो बड़ी मुश्किल से, 1-2 दिन, उस पर भी दिन रात पहरे, हवन, यज्ञ, पता नहीं क्या क्या। और जैसे ही 21 साल का हुआ तब से तो घर वाले कभी भी गांव बुलाना ही नहीं चाहते। जब भी गांव जाने के बारे में बोलता हूँ तो जैसे उनके मन में खलबली सी मच जाती और सभी डर के साथ मना कर देते। तब महेंद्र बोला, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बताया नहीं कि वह कभी तुम्हें गांव क्यों नहीं रुकने देना चाहते? क्यों वे तुम्हें अपने आप से दूर रखते हैं? और तुम्हारी मासा तो, वो, उसके तो तुम इकलौते बेटे हो ना, उसका दिल नहीं करता तुम्हें अपने पास रखने का? करता है यार। बाबोसा के जाने के बाद मासा जैसे टूटी सी गई थी। पता है महेंद्र, जब मैं 2 साल का था और मेरी बहन वीरा माँ के पेट में थी, उससे उसने तो इस दुनिया में कदम ही नहीं रखा था, तभी मेरे बाबोसा हमें छोड़कर चले गए। तब दादी सा, मासा, काकी सा, काका सा, सब ने मुझे बहुत प्यार किया, जिसने मुझे बाबोसा की कमी महसूस ना होने हो। और जब मैं 12 साल का हुआ तो मासा ने जब मुझे यहाँ पर भेजा था तो वह बहुत रोई थी। कई दिन तक खाना तक नहीं खाया था उसने। लेकिन शायद कोई ऐसी मजबूरी है जो वह मुझे बताना नहीं चाहते। सारे घर वाले मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात हो सकती है? महेंद्र ने हैरानी से कहा। तब वीर बोला, पता नहीं यार, आखिर इस निशान, वह अपने दाएं हाथ की बाह पर बने हुए एक गोलाकार निशान की तरफ इशारा करते हुए बोला, पता नहीं इस निशान का क्या राज है। जब भी मेरी दादी सा इस निशान को देखती है तो परेशान हो जाती है। कभी भी उन लोगों ने मुझे इस निशान का राज नहीं बताया। यह निशान एकमात्र तुम्हारे हाथ पर है, तुम्हारे खानदान में, महेंद्र बोला। हाँ यार, यह निशान सिर्फ मेरे ही हाथ पर है, जन्म से। जब मेरा जन्म हुआ था तभी यह निशान मेरे हाथ पर था। इस निशान को देखकर सभी घर वालों में एक अजीब सा डर है। पता नहीं ऐसा कौन सा सच है कि वे मुझसे छुपा रहे हैं। लेकिन दादी सा की तबीयत खराब है और मासा बोल रही है कि दादी सा मुझसे कुछ कहना चाहती है, इसलिए मुझे जाना होगा, वीर बोला। वीर, अगर तुम कहो तो यार तुम्हारे साथ मैं भी चल सकता हूँ क्या तुम्हारे गांव? महेंद्र ने कहा। हाँ यार, क्यों नहीं। मैं तो सोच रहा था कि सोचा कहीं तुमने ऐसा सोचने लग जाओ कि अपने साथ साथ तुम्हें भी गांव लेकर जाकर परेशान करना चाहता हूँ। अरे यार, मैं भला ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? तो तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता है। अच्छा, ऐसी बात है? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ऐसी ही बात है जनाब। अगर यकीन ना हो तो कभी आजमा कर देख लेना, महेंद्र ने कहा। तब वीर मुस्कुराते हुए बोला, चब अब चलो जल्दी पैकिंग करो, गांव के लिए निकलना भी तो है, वरना ट्रेन छूट जाएगी हमारी हमारी हाँ हाँ, क्यों नहीं, महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर दोनों दोस्त अपने गांव जाने के लिए पैकिंग करने के लिए लग गए। रात की गाड़ी से वीर और महेंद्र वीर के गांव धावनगढ़ जाने के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। सारी रात का सफर तय करने के बाद सुबह 8 बजे ट्रेन ने वीर और महेंद्र को धावनगढ़ के छोटे से स्टेशन पर छोड़ दिया। वीर का चचेरा भाई विनय और वीर को लेने के लिए गाड़ी लिए खड़ा था। विनय को देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो विनय ने मुस्कुराते हुए कहा खम्मा घनी भाई सा कहकर उसने वीर के पैर छू लिए। तब वीर ने उसे गले लगा लिया और फिर वीर, महेंद्र, विनय के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी हवेली की तरफ चले गए।
जैसे ही वे लोग हवेली के आगे उतरे तो देखा कि हवेली के आगे गांव के सारे लोग इकट्ठा थे। आखिर होंगे क्यों नहीं, धावनगढ़ का इकलौता वारिस आज 4 साल बाद गांव लौटा था। सारी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और कई नौकर नौकरानी हवेली के द्वार पर फूलों की थालियां लिए खड़े थे। यह सब देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही सभी गांव वाले वीर को देखकर उसे अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े और सभी वीर की जय जयकार करने लगे। राजस्थान के इस गांव में आजादी के इतने दिनों बाद भी लोग राजस्थानी राजशाही परंपरा को अपनाए हुए थे। पूरा गांव वीर के घराने का बड़ा सम्मान करता था और पुरानी परंपरा के अनुसार घराने के बड़े कुबर को ही अपने पिता के परंपरागत पगड़ी पहनाकर पूरे गांव का दायित्व सौंपा जाता था। गांव के इस घराने के पुरुष को गांव के लोग कुबर सा, घराना सा और ठाकुर सा कहकर बुलाते थे। किसी को भी गांव के इस प्रथा से कोई ऐतराज नहीं था। यहाँ तक कि गांव के छोटे बड़े फैसलों में भी ठाकुर घराने की ही सहमति होना जरूरी थी। वीर का पूरा नाम वीर सिंह था। अपने बाबूशाह के बाद वह इस राजघराने का इकलौता वारिस था। उसके 25 वर्ष होने तक इस घराने का सारा भार उसके काका शाह प्रताप सिंह ने संभाला था। वीर अब राजघराने की परंपरा के अनुसार पूरे 25 वर्ष का हो गया था और अपना दायित्व संभालने के लिए सुयोग्य हो गया था और अब उसका राजयोग उत्तराधिकारी बनना श्रेष्ठ था। वीर के स्वागत में सभी लोग आए हुए थे। वीर की मासा ने आरती का थाल लाकर वीर की आरती उतारी। उसके चेहरे पर मुस्कान लेकिन आंखों में आंसू थे। वीर और महेंद्र दोनों ने घराने के सभी बड़ों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। जैसे ही वीर ने हवेली में कदम रखा तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, चारों तरफ अंधेरा सा छा गया, बिजली चमकने लगी। पल भर में ही सारा मौसम तूफान का रूप धारण कर लिया। यह देखकर सब लोग हैरान थे। यह देखकर वीर की मासा और काकी सा काफी डर गए। उन्हें एक अनजाना सा डर सताने लगा। तब वीर की मासा बोली, चलो अवीर अंदर चलो जल्दी से। यह कहकर वह वीर और महेंद्र को लेकर अंदर आ गई। फिर वीरा दौड़ती हुई आई और वीर सिंह के गले लग गई। यह देखकर वीरा बोला, अरे छुटकी आ गई नटखट। तब यह सुनकर वीरा बोली, हाँ वीर जी भैया, कि मैं कहाँ जाऊंगी थारे को छोड़कर। यह सुनकर वीर बोला, अरे तुझे यहाँ से भेजने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ, तेरा ससुराल का इंतजाम करने के लिए। तब वीरा बोली, देखो मासा वीर जी अभी शुरू हो गई। तब वीर की मासा मुस्कुराते हुए बोले थे, भाई बहनों का तो यही चलेगा, चलो अंदर, दादी साथे लोगों का इंतजार कर रही है। यह कहकर वीर की मासा वीर और महेंद्र को लेकर दादीसा के कमरे में गई। दादीसा का पलंग पर लेटी हुई थी। उसकी हालत काफी दयनीय लग रही थी। वीर ने झुककर जैसे ही उसके पैर छुए तो दादीसा ने आंखें खोली। वीर को देखकर उसकी आंखों में से आंसू झलक उठे और वह उठने का प्रयास करने लगी। तब पास खड़ी नौकरानी ने उसे उठाकर बैठा दिया। वीर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, कैसी हो दादीसा। यह सुनकर वीर की दादीसा कुछ बोलती उससे पहले ही उसके तेज तेज खांसी होने लगी। बाहर जोर जोर से हवाएं चलने लगी। तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। यह देखकर सभी घरवाले की बेचैनी सी बढ़ गई। दादीसा के कमरे में रखी चीजें भी इधर उधर गिरने लगी। यह देखकर दादीसा की आंखों में डर सा आ गया। वह कुछ बोलती उससे पहले ही वीर की मासा बोली, वीर दादीसा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है, उसे आराम करने दो। थे लोग हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक कलेवा नाश्ता भी तैयार है। यह सुनकर वीर और महेंद्र ने कहा, जी मासा। कहकर वीर ने फिर दादीसा की तरफ देखते हुए कहा, दादीसा आप अभी आराम करो, आपसे फिर मैं मिलता हूँ, अभी आप आराम की जरूरत है। यह कहकर वीर जाने लगा तो उसकी दादीसा ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहती हो लेकिन कुछ बोल ना पा रही हो। तब वीर की मासा बोली,
मासा वीर को जाने दो। यह सुनकर वीर की दादी सा ने उसका हाथ छोड़ दिया और वीर और महेंद्र दोनों अपने कमरे में चले गए। वीर और महेंद्र दोनों स्नानादि करके जैसे ही बाहर आए तो देखा कि सुबह का कलेवा यानी नाश्ता तैयार था। सभी लोग एक साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। नाश्ता करते वक्त वीर ने देखा कि सभी घर वाले बहुत परेशान थे। यह देखकर वीर बोला, क्या हुआ मासा, आप सब लोग परेशान लग रहे हो। यह सुनकर वीर की मासा ने हट बताते हुए बोली, ना ना ऐसा कुछ ना है, मैं दादी सा की तबीयत ठीक ना है ना, उसी बात को लेकर थोड़ी परेशानी है। सुनकर वीर ने कहा, यह बात तो है, दादी सा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी उसकी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन देखना वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब मैं आ गया हूँ ना, और आपको पता ही है कि दादी सा मुझसे कितना प्यार करती है। मेरे साथ रहकर वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब वीर के काका सा बोले, हाँ वीर बेटा, थारे में तो जान बसे है मासा की। नाश्ता करने के बाद वीर अपनी दादी सा के कमरे में गया, लेकिन उसकी दादी सा गहरी नींद में सो रही थी। तब वीर की मासा बोली, बेटा थारी दादी सा दवाई के असर से अभी सो रही है, तू भी थका है, ऐसा कर पहले थोड़ा आराम कर ले, शाम को अपनी दादी सा से बात कर लेना। यह सुनकर वीर बोला, जी मासा, और अपने दोस्त महेंद्र के साथ कमरे में आ गया। दोनों दोस्त बात करते करते गहरी नींद में सो गए, क्योंकि सारी रात वे ठीक से ट्रेन में सो ना सके थे। दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास एक नौकर दोनों को खाना खाने के लिए बुलाने आया, लेकिन गहरी नींद में जागने के वीर को महेंद्र का खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि सुबह नाश्ता करने के बाद अब उन्हें भूख नहीं है। फिर वे गहरी नींद में सो गए। शाम को लगभग 4 बजे के आसपास दोनों की नींद खुल गई। खुली हाथ मुंह धोकर दोनों बाहर गए। चाय पीने के बाद वीर और महेंद्र अपनी दादी सा से मिलने के लिए कमरे में चले गए। वीर ने देखा कि उसकी दादी साहब थोड़ी ठीक लग रही थी। जैसे ही वीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वीर की दादी सा मुस्कुराते हुए बोली, आ गया मारा लाल। तब वीर बोला, दादी सा आप कैसी हो। तब वीर की दादी सा बोली, थोड़ी ठीक हूँ अब। तब वीर की दादी सा की नजर वीर के दाएं हाथ के ऊपर बने उस निशान पर गई। यह देखकर वह घबरा गई और बोली, निशान बेटा। और वह हड़बड़ाते हुए बोली, यह कहा पहन रखा है थारे ने। यह सुनकर वीर बोला, कुछ ना दादी सा, टी शर्ट ही तो है। तब वीर की दादी सा घबराती हुई बोली, ना बेटा, ऐसे कपड़े ना पहना कर, कुछ और पहन कर आ। वीर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी दादी सा ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन अपनी दादी का मन रखने के लिए उठकर चला गया और थोड़ी देर में फुल आस्तीन के एक शर्ट पहनकर उसके पास आ गया। यह देखकर उसकी दादी सा बोली, हाँ अब चौकी है बेटा, जब तक तू यहाँ है और थारा राज तिलक ना हो जाता और थारा विवाह उसके बाद ही घराने का नया बारिश ना आ जाता, तब तक तू कभी भी ऐसे कोई कपड़ा ना पहनना, यह निशान उसे दिखे। यह सुनकर वीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी दादी सा ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही है, लेकिन अब यह दादी सा का मन रखने के लिए वीर ने कहा कि जी दादी सा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तब वीर की दादी सा बोली, बेटा थारा शहर का कारोबार कैसा चल रहा है। यह वीर बोला, दादी सा सब अच्छा चल रहा है। तब वीर की दादी सा बोली, क्या करे तू वहाँ अकेला है। जय विनय और प्रताप को तो गांव का काम संभालने से ही फुर्सत ना मिले, यहाँ पर ही इतने सारे खेत बाग बगीचे हैं, उनका काम ही घना हो जावे है, उनसे ही बिल्कुल भी समय ना मिले। यह सुनकर वीर बोला, हाँ दादी सा, काका सा और जय और विनय को तो यहाँ पर ढेर सारा काम है, और वैसे भी कहा अकेला हूँ, महेंद्र है ना मेरे साथ, मेरा भाई, और आपके बाद शहर में यही तो मेरा अपना है। दोस्तों,
मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ, जिस पर मैं आंख बंद कर विश्वास कर सकता हूँ। यह सुनकर महेंद्र बोला, अरे दादी साहब, कोई किसी की नमक मिर्च लगाकर तारीफ सुनना तो इससे से ही सीखे। यह कहकर वह जोर से हंस पड़ा और बोला, दादी साहब आप चिंता ना करो, वीर मेरे साथ रहता है, वह हमेशा ठीक रहेगा। यह सुनकर वीर की दादी सा कुछ परेशान होते हुए बोली, लेकिन वीर बेटा, सारा राज तिलक होने के बाद तो थारे को अधिकतर गांव में ही रहना पड़ेगा, गांव की जिम्मेदारी भी तो थारे सर पर ही होगी। यह सुनकर वीर बोला, अरे दादी सा, काका सा है ना, यह जिम्मेदारी को संभालने के लिए तो मुझे यहाँ रुकने की क्या जरूरत है, और वैसे भी शहर में काफी सारा काम होता है तो उससे ही टाइम नहीं मिलता। यह सुनकर वही सभी घर वालों के साथ खड़े वीर के काका बोले, ना बेटा, मैं तो हूँ जमींदारी संभालने के लिए, लेकिन पहले थारा राज तिलक हो जाए तो मैं अपने भार से मुक्त हो जाऊं, भाईसा के जाने के बाद तुम ही इस घराने के वारिस हो। तब वीर बोला, लेकिन काका साहब, मैं नहीं मानता इस प्रथा को, और आप मुझे से बड़े हो तो इस पर पहले आपका हक है। यह सुनकर वीर के काका साहब बोले, ना बेटा ना, हमारे कुल की परंपरा है कि तू यहाँ का वारिस है, तू चिंता ना कर, तू अपना शहर के काम संभालना, यहाँ मैं संभाल लूंगा, लेकिन परंपरा के अनुसार तो वारिस तो थारे को ही बनना पड़ेगा। यह सुनकर वीर बोला, जैसी आपकी मर्जी। यह कहकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब वीर की दादी सा बोली, मैं कल ही कुलगुरु को बुलाकर चौका सा मुहूर्त देखकर मारे वीर का राज तिलक करवा दूंगी, उससे पहले कि कोई अनहोनी हो। यह कहते हुए वीर दादी सा हर बढ़ाने लगी। तब वीर की मासा बोली, मासा, डॉक्टर ने मना किया है ना आपसे ज्यादा बोलने के लिए, अब थारे आराम करो। वैसे भी रात होने से पहले सब घर वाले भोजन जिम लो, मासा का भोजन भी मैं अठे ही लेकर आऊसू। यह सुनकर महेंद्र बोला, मासा इतनी जल्दी खाना? तब वीर बोला, मासा बोली, हाँ बेटा, यहाँ गांव है, यहाँ अठे सब लोग अंधेरा होने से पहले भोजन जिम लेवे और सुबह अंधेरे से पहले ही जाग जावे। यह सब सुनकर और महेंद्र ने कहा, ठीक है मासा, तो चलो फिर हम भोजन करते हैं। फिर सब लोग ने एक साथ भोजन कर लिया। सबके साथ भोजन करने के बाद वीर और महेंद्र अपने कमरे में चले गए और दोनों बातें करते करते गहरी नींद में सो गए। अगली कहानी सुनते अगले एपिसोड में। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।